नमस्कार। आज बात करेंगे दीनदयाल आवास योजना के स्क्रैप होने की। ये योजना सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। इस योजना का मूल मकसद था, जब 2016 में इस योजना को लाया गया और ख़ास करके गुड़गांव और फरीदाबाद शहर को भी जोड़ दिया गया इस योजना से, तो मूल मकसद था कि सस्ते दर पे लोगों को प्लॉट दिए जाएं और वो लोग होंगे जो आम लोग की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है, जो लोग उस तरह की कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसको हम कच्ची कॉलोनियाँ कहते हैं। कच्ची कॉलोनी काफ़ी सारे गुड़गांव में बसते जा रहे थे, तो सरकार को लगा कि क्यों नहीं हम इस पॉलिसी के अंतर्गत ही प्लॉट दें। तो सरकार से गलती क्या होगी? एक बहुत बड़ी गलती हो गई, या कह लें कि कुछ न कुछ चूक कर दिया, या कुछ और कारण रहे होंगे कि सरकार ने उसके प्राइस की कैपिंग नहीं करी। आप प्लॉट अगर आप लॉन्च करते हैं तो वो क्या बिल्डरों के हाथ में दे देंगे, और प्राइस क्या बिल्डर अब तय करेंगे? जब आपको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो आपने लॉन्च किया था 2013 में, उस समय आपने बिल्डरों से कहा था कि आप 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं इस योजना के अंतर्गत वो कैपिंग क्यों नहीं किया गया जो वो कर सकते थे? तो क्या ये जानबूझ के गलती है, या एक गलती हो गई, एक चूक हो गई? ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़े बड़े बिल्डर प्लेयर्स जो मार्केट में इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस इशू हुआ 40 एकड़ 45 एकड़ के लैंड पे भी, जबकि इस योजना का तो मूल उद्देश्य था कि 5 एकड़ से 15 एकड़ तक की ज़मीन पे ही ये लाइसेंस मिल सकता है, तो फिर 40-45 एकड़ तक भी बिल्डर पहुंच गए। तो क्या ये छूट दिया गया या आंख मूंद लिया गया? कुछ ऐसी बात तो नहीं है जिससे सरकार चाहती है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में खुलेआम काम करें और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको रोक दिया जाए। या ये भी कह सकते हैं कि जो छोटे प्लेयर काम ही ना कर पाएँ और सारे कस्टमर्स बड़े प्लेयर के हवाले हो जाएं, क्योंकि वो जिस रेट में चीज़ों को बेच पाएंगे या बेच रहे हैं, उससे इस योजना का जो शब्द है अफोर्डेबल प्लॉटेड स्कीम, वो शब्द ही बेमानी लगता है। क्या उनको रोका नहीं जाना चाहिए था? क्या उनके साथ इस तरह की कोई मंजूरी अप्रूवल उनको मिलनी चाहिए, जिस तरह से वो खुलेआम बेखौफ एक दीनदयाल उपाध्याय योजना की पूरी पैकेजिंग करके, पूरी ब्रांडिंग करके, उसको अफोर्डेबल से लग्जरी नाम का शब्द जोड़ करके और उसको बेच रहे हैं, उसको फ्लोट कर दिया मार्केट में। मार्केट फोर्सेस, उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स, सब ने उस में जो फ्लोर्स थे बेचने शुरू कर दिए। तो उसे क्या कहते हैं? दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल जन आवास योजना, जो 2016 में गुड़गांव शहर को मिला। गुड़गांव फरीदाबाद को वैसे तो इस स्कीम को मीडियम और 2 टियर सिटीज़ के लिए मेनली बनाया गया था, लेकिन बाद में फरीदाबाद और गुड़गांव को भी शामिल कर लिया गया। उस योजना में एक सबसे बड़ी मेजर फ्लॉ क्या थी, जिसकी वजह से उस योजना को अभी हाल फिलहाल में स्क्रैप करना पड़ा? उसमें एक सबसे बड़ी फ्लॉ थी कि उसमें प्राइस कैप नहीं था, और दूसरा उसकी जो बेचने का जो एक लिमिटेशन है, जो समय सीमा है, वो निर्धारित नहीं थी। और तीसरा जो इसके इसी से रिलेटेड है, वो दूसरा ही कह लेते हैं कि उसमें कोई भी ड्रॉ का सिस्टम नहीं था। तो सरकार की नीयत
सरकार की पॉलिसी और सरकार का ऑब्जेक्टिव तीनों में एक मिसमैच हो गया। नीयत क्या दिखाया गया कि जो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं या वहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं, वो लोग ऐसी मोहल्ले, ऐसे कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इसी दौरान सरकार को ये प्रस्ताव मानना पड़ा कि इन कॉलोनियों को अब आगे और बढ़ने देने से रोकने के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे इनका ग्रोथ रुक जाए और लोग इस पॉलिसी के अंतर्गत प्लॉट्स खरीद पाएँ जो लोग इकोनॉमिक स्केल पे नीचे और थोड़े से मिडिल रेंज में आते हैं और जो प्लॉट नहीं खरीद पा रहे। तो इसको सरकार ने मंजूरी दी और बिल्डरों ने लाइसेंस लगाना शुरू कर दिया। इस योजना की खासियत थी कि कुछ रियायतें सरकार अपने टैक्सेस में करके और लाइसेंस की फीस में करके, ताकि बिल्डर को एक सस्ते रेट पे डेवलपमेंट करने का मौका मिले, उन्हें थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए और वो इसका डिस्पोजल कर पाए, इसकी फाइनल अलॉटीज को वो दे पाए। क्योंकि वो 3 बिंदु इसमें नहीं थे जिसके अंतर्गत बिल्डरों ने सिर्फ इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने रेट पे प्लॉट बेचना शुरू कर दिया और वो किसी को भी प्लॉट देने लगे। क्योंकि इसमें कोई ड्रॉ सिस्टम नहीं था, कोई अपर कैप या लोअर कैप या एक कैप नहीं था जिसके अंदर ही इस प्राइस को रखा जा सकता था, और कोई एग्जिट क्लाउज का उसमें कोई आदमी बेचना चाहता है उसको लेने के बाद, तो कोई एग्जिट क्लाउज की कोई ऐसी टाइम लाइन नहीं थी कि आप इतने समय के बाद ही अपने प्लॉट्स को बेच सकते हो, जो होना चाहिए था, जिसके वजह से ये योजना फ्लॉप हो गई और बिल्डर ने मनमाने रेट पे प्लॉट को बेचना शुरू कर दिया और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। उसी दौरान कुछ ऐसे बिल्डर भी आ गए जिन्होंने प्लॉट को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया फ्लोर्स में, क्योंकि इस दीनदयाल उपाध्याय में ये पॉलिसी में 4 फ्लोर बना सकते हैं, एक स्ट्रीट बना सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों प्लॉट बेचे जाएं, सीधा सीधा उसको नई तरीके से सजा करके नए ब्रांड, नए नेम से उसको बेचा जाए। उसमें सिग्नेचर, M3M और बाद में DLF जैसे भी बड़े बिल्डर्स शामिल हो गए और फिर ये पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने फ्लोर्स बना करके बेचने शुरू कर दिए। दिक्कत ये आई कि जब ये अफोर्डेबल प्लॉटेड स्कीम का नया नाम मिल गया इसको लग्जरी, क्योंकि बिल्डर को अफोर्डेबल कह करके बेचने में शर्म आती है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कम मिलते हैं। लग्जरी वर्ड डालने से शायद पैसा ज़्यादा मिलता है, कमाई ज़्यादा होती है और महंगे दरों पे प्लॉट बेच सकते हैं, क्योंकि शहर लाइफ स्टाइल्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित है। हर तबका अपने लाइफ स्टाइल्स में कुछ वैल्यू जोड़ना चाहता है और लग्जरी जब जुड़ जाता है तो मजबूरी में अपने फैमिली प्रेशर कह लीजिए, पीयर प्रेशर कह लीजिए, किसी भी तरह से उस योजना में प्लॉट्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास सारे पैसे नहीं हैं। तो क्या होगा तो बिल्डर ने कुछ ऐसी स्कीमें निकाल दी कि आपको लोन करा देंगे और उसका प्री EMI, यानी कि जो लोन है उसको प्री EMI का नाम दे दिया गया कि आपकी एलिजिबिलिटी अगर है, और सपोज कीजिए, मान के चलिए एक फ्लोर का जिसका कि प्लॉट का साइज नहीं बताया जाता, उस फ्लोर की वैल्यू लगा ली 1,35,00,000। चूँकि उसमें लग्जरी वर्ड दे दिया गया और अच्छी तरह के ब्रोशर, बढ़िया खूबसूरत ब्रोशर जिसमें कई
सारे पार्क दिखा दिए गए और उसको ब्रोशर में ऐसा दिखाया गया कि वो पार्क नहीं है, निषाद गार्डन। मतलब कि बेहतरीन खूबसूरत पिक्चर्स के साथ उस ब्रोशर्स का निर्माण हुआ, तो लगने लगा कि ये वाकई में लग्जरी फ्लोर्स होंगे। हालांकि कंज्यूमर्स को, मेरे हिसाब से 90% कंज्यूमर्स को ये पता नहीं है शायद कि वो अफोर्डेबल प्लॉटेड स्कीम के अंतर्गत फ्लोर्स खरीद रहे हैं। बिल्डर्स को लग्जरी फ्लोर्स के हिसाब से बेच दे रहे हैं, प्राइस मनमानी वसूल रहे हैं, और अगर प्राइस आप इंस्टॉलमेंट में ना पे कर पाओ तो उसके लिए एक नई स्कीम निकाल दे रहे हैं कि आप 5% दे दीजिए, 10% दे दीजिए, उसके बाद आप कुछ मत दीजिए, लोन करा लीजिए। आपका जो इंटरेस्ट है बैंक का वो भी बिल्डर ही देगा। यानी कि बिल्डर ने आपको वो सारे सपने दिखा करके आपके सपने साकार करने के लिए सिर्फ आपसे 10% ले लिए। इतना तो हर किसी के पास होगा। लेकिन जब वो 2.5 साल के पहले, क्योंकि कुछ बिल्डर ऐसे हैं उसमें नामी गिरामी में जो कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड में करते हैं, क्योंकि उनको आपका इंटरेस्ट भी देना है तो उसे बचाना है, तो वो चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी घर आपके पास मिल जाए। और 1,35,00,000 में जब आपको 70 लाख रुपए बैंक दे देगा और 15 लाख आप दे देंगे तो करीब करीब 90 लाख आपके पूरे हो गए, और बाकी के सारे पैसे पोजीशन पे लिए जाएंगे और उस समय से आपकी ईएमआई चालू होगी। इंटरेस्ट तो आपका बैंक ने दे दिया, और वो सारा का सारा इंटरेस्ट एक्चुअली दरअसल आपके उस फ्लोर की कीमत में ही रख लिया गया। यानी कि जो आपसे वसूला जाएगा, जो आपको सुविधा के नाम पे दिया जा रहा है, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है, वो वाला अमाउंट भी आपके कॉस्ट में ही जोड़ लिया गया पहले से ही। आप समझे? तो आप सोचिए कि आपको ना तो प्लॉट के साइज का पता है और ना उसके उस योजना किस योजना के अंतर्गत वो लाइसेंस मिला है उसका पता है, और आप सिर्फ लग्जरी के नाम पे लूटने और बिकने के लिए आ गए। अब आपके सामने दो ऑप्शन हैं। बिल्डर कहेगा कि आपको बहुत अच्छा इसी 2 साल के अंदर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप नहीं उसको कीमत को दे पाएंगे, अगर आपका लोन पूरा हो गया, मान लीजिए 2.5 साल में आपको बना के देना था और लोन आपका 70 लाख कंज्यूम हो गया 1.25 साल में ही, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेंगे और फास्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका 70 लाख तो बैंक का चला ही जाएगा। फिर आपके सामने तलवार लटकेगी। क्या उस समय इतने लोग जिन्होंने वो फ्लोर्स लिए हैं उन सबके बिकने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि दरअसल जो साइज आपके फ्लोर का है वो बहुत ही छोटा है, वो अफोर्डेबल से थोड़ा बड़ा है बस। गुड़गांव में अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स 20 से 35 लाख में मिल जाते हैं। उसमें समस्या सिर्फ एक ही होती है कि पार्किंग की कमी होती है। यानी कि आप गाड़ी पार्किंग के लिए आपके पास स्पेस नहीं अलॉट होता है। तो फिर 35 लाख का एक फ्लैट और 1,35,00,000 का एक फ्लोर, और लगभग साइज उतना ही, उसी साइज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपके हवाले होगा, तो क्या प्राइस इतना ज़्यादा अफोर्डेबल प्लॉट्स पे बने हुए फ्लोर्स का होना चाहिए? क्या आपको इस सुविधा के लिए इतने प्राइस में बेचा जा रहा है कि आपको सिर्फ शुरुआत में एक 5 to 10% ही अमाउंट पे करना है और उसको बाद में आपको सपने दिखा करके कि आपको उसमें और 20-25 लाख रुपए मिल जाएंगे? क्या ये मजाक नहीं है? वो एक
छोटे सेगमेंट का, एक उन लोगों का जो लोग पिरामिड के बेस पे होते हैं, उन लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें खरीदना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा आप मिडिल क्लास में हैं और आपको अगर ये गलतफहमी हो गई है कि वो लग्जरी ही आपको मिल रही है और आपने घर वो खरीद लिया और आपको ये दिखा दिया गया कि सपने कि भाई आपके पूरे हो जाएंगे, आप नहीं पूरा पेमेंट कर पाओगे तो आप बाजार में बेच लेना, मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कैसी बातें हो रही हैं रियल एस्टेट में आजकल, किस तरह से प्राइस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उस मैन्युफैक्चर्ड प्राइस में किस तरह से कॉस्ट को एस्केलेट किया जा रहा है और उसकी जस्टिफिकेशन लग्जरी वर्ड से हो रही है। ये बड़ी सोचने वाली और बड़ी गंभीर विषय है। तो कुछ इस तरह के बिल्डर जो आ गए हैं रियल एस्टेट में और छोटे आम लोगों को, जन आवास योजना के अंतर्गत जो आने वाले लोगों को, उनको सिर्फ ब्रांडिंग और रैपिंग करके एक नया नाम रख के उनको बेच दिया जा रहा है और वो लोग या तो इन्फ्लुएंस्ड में आकर के फ्लैट या फ्लोर खरीद रहे हैं, क्योंकि साइजेस तो बहुत छोटे हैं। आप जब इसको पोजीशन जब आपको मिलेगा तब आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। लेकिन वो तो मौका आपको मिलेगा 2.5 साल के बाद, जब आपको फ्लैट मिलेगा और आप चौकन्ने हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आपको बड़ी निराशा होगी और हो सकता है कि वो सारे सपने आपके टूट के बिखर जाएं, क्योंकि आपकी जो भी इनकम ब्रैकेट हो उसमें आप बैंक से लोन लेकर के और अगले 20 सालों के लिए उस प्राइस को, उस ईएमआई को पे करने वाले हैं जो आपके इनकम से सपोर्ट नहीं हो सकता। और उसमें मुझे को लगता है, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा कि सारे लोगों के इनकम को सपोर्ट नहीं कर सकता या सारे लोगों की इनकम उस फंडिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता, यूँ कह लीजिए। तो फिर क्या होगा, बाजार डिस्ट्रेस में आएगा, लोग लोन पे होंगे और लोन चुकाने में असमर्थ होंगे, डिफॉल्ट्स होंगे, डिस्ट्रेस होगा। और वो आप उस लोकेशन की बात कर रहे हैं जो गुड़गांव का लास्ट लोकेशन है, अरावली के फुटहिल्स में। हम सेक्टर 79 बी की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का नाम है M3M अंटालिया। तब लोग उस समय क्या करेंगे, प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? क्या प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, कभी प्राइस को स्टॉपेज नहीं मिलती है? क्या इसी तरह से काम होता रहेगा? क्या लोगों के सेंटिमेंट्स को इस तरह से इनकैश किया जाएगा, लोगों के नीड को इस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा अपने ग्रीड में? क्योंकि अगर इस पॉलिसी को अगर पढ़ लेंगे और इसमें लगे हुए चार्जेस को अगर आप देख लेंगे तो या तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि भारत में कानून का कोई राज नहीं है, हर कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। जिस तरीके से हो आपको बिल्डर्स लूट सकते हैं, इनफैक्ट वो आपके जेब पे डाका डालना चाहते हैं, आपकी गाड़ी कमाई को लूटना चाहते हैं और आपको एक सपने का घर दिखा करके आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आपको वो कोई घर नहीं दे रहे बल्कि आपके ऊपर में एक बड़ा बोझ डाल रहे हैं रियल एस्टेट के बाजार से। इसलिए जो बड़े ब्रांड हैं, जो काम करना जानते हैं, जिन्होंने टाइम में डिलीवर किया है, तो वो सब अब इस खेल को खेलने लगे हैं। अपनी उस गुडविल, उस ट्रस्ट को जो उन्होंने सालों से बनाया है, इस तरह के प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में वो अपना ब्रांड, अपने इमेज, अपना गुडविल इनकैश कर रहे हैं। लेकिन बाजार उनको एक समय में आएगा जब बाजार उनको बताएगा कि धोखा कहाँ हुआ है। क्योंकि
लोग पहले भी फंसते थे, फिर संभले, फिर फंसे, फिर संभले। ये लोगों का काम है, फंसना, फिर बड़ा कॉशस हो जाना, फिर फंसना, फिर फंस जाना। ये इस तरह से बाजार चलाया जा रहा है। एक नई नई तिकड़म, एक नई नई स्कीम, ये फ्री वो फ्री, सब कुछ फ्री, फ्री का दिखाया जा रहा है। जीरो बुकिंग अमाउंट, जीरो इंटरेस्ट, ये सब करके आखिर लोगों को, लोग जो फंस रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उन पे मैं हैरान होता हूँ। आखिर उन्हें उन्हें क्या लग रहा है कि प्राइस का जो सेंटिमेंट, जो पॉजिटिव रियल एस्टेट चल रहा है पोस्ट कोविड, वो 3 साल से लगातार चल रहा है और चलता ही रहेगा, मतलब कहीं रुकेगा नहीं। यानी कि इतना पैसा है लोगों के पास, अगले 5 साल 6 साल तक बाजार को दौड़ाते रहेंगे और लोग बीच में प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ये तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला है। और ख़ास करके उस समय में जब रिसेशन आया हुआ है, जब सारी इंडस्ट्री, सारे सेक्टर्स लगभग अपने पीक परफॉर्मेंस से बहुत लो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है, उनका सेल्स कम हो गया है। अब उन्होंने जो सेविंग करी, वो सेविंग भी अगर वो रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं तो भगवान ही मालिक है। फिर तो एक तरफ से आप डालते जाइए, दूसरा लेते जाएंगे वो, और आपके पैसे उनके पास पहुंचते जाएंगे। फिर सरकार की नीतियां, अगर मान लो जिस तरह से सरकार ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया, बदल दिया या खत्म कर दिया, या आगे बदल देंगे, कुछ और तरह की योजना ले आएंगे, तो ये तो एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल हो गया। एक ऐसा हो गया कि बस आप पैसा डालो और पैसा निकाल लो। इस तरह के सपने दिखा करके उन सारे अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सर्विसेज और अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले जो उद्योगपति, जो एमएसएमई और जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है कि कब वो उनको ईएमआई के बोझ में धकेल दिया जाएगा, और कुछ लोगों के जो अपने पास पैसे पड़े हुए हैं वो भी उन्हीं इसी तरह के चमक में, इसी तरह के रेस में डाल दिया जाएगा, जुए में। इस तरह से धोखाबाजी नहीं है तो क्या है, ये धोखा नहीं है तो क्या है। आप रिफंड नहीं अप्लाई रिटर्न करेंगे, उसको रिफंड नहीं देंगे आप बुकिंग अमाउंट का, तो आप इस तरह के जो बड़े अच्छे नामी गिरामी बिल्डर हैं, जब वो इस पैतरे पे आ गए हैं, इस तरह की मनसों से वो काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा।